जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप। आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की हम बात करेंगे जो पूरी तरह से नया और बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है धीरज द्विवेदी, आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। सभी भविष्य के भावी अध्यापक अध्यापिकाएं और वर्तमान शिक्षक, सेवारत शिक्षक और शिक्षिकाओं का आपका भाई धीरज द्विवेदी हार्दिक अभिनंदन करता है। पहली वीडियो हो सकती है आपकी, दूसरी हो सकती है, कई बार की हो सकती है। अगर आपकी कोई वीडियो छूट रही है तो माई कोर्स में जाके आप उसे कवर करेंगे। कोई वीडियो लाइव छूट जाती है तो भी आपको मिल जाने वाली है। आई एम ऑडिबल? नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे आप सब? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। अभी मैं आप सब पूछोगे कि मैं कैसा हूं, तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा हूं। कुछ अपने काम, कुछ आपके काम, उसमें लगाऊं। 2-3 दिन में हम फ्री हो जाएंगे। क्लास नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? अगर छोड़ेंगे तो बताएंगे, आपको पहले से नोटिफिकेशन दिया जाएगा। गुड इवनिंग आप सब। पहले मुझे बताओ कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी बात? हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। किसकी बात करेंगे? हम समावेशी शिक्षा की हम बात करेंगे। ठीक है प्यारे साथी, ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। ठीक है, ओके, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आज क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे जैसे एग्जाम में आप बैठो, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए। एक चैप्टर एक ही बार में खत्म, उसके क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, जूनियर के टीचर्स को दोनों कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला भी कर लो, दूसरा भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी आ जाओ इधर। इंक्लूसिव एजुकेशन देखो, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, समावेशी शिक्षा है क्या, इसको एक ही एग्जाम्पल से समझा देता हूं। सबसे पहले अपने एग्जाम्पल से समझाते हैं, किताबी ज्ञान को थोड़ा दूर में रखता हूं। जैसे आप कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हो या आप सेवारत है सरकारी स्कूल में पढ़ाए होंगे। सेवारत का मतलब यह है कि सेवाओं में है वो, है ना। चाहे आप प्राइवेट की बात कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट की बात कर लो, या आप अलग अलग कर सकते हो कि आपने कभी बच्चों को पढ़ाया, कुछ नहीं किया है तो आप ये समझो बच्चों को पढ़ाया। तो हाँ बोले सर, मेरा तो काम यही है, या तो पढ़ाने वाले हैं, या तो पढ़ा रहे हैं, या तो भविष्य में पढ़ाएंगे। तो जब आपके स्कूल में, जब आपके किसी कमरे में आप ट्यूशन पढ़ाते हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हो, वो भी एक हॉल होता है, एक कमरा होता है। तो उसमें क्या होता है, सारे बच्चे होते हैं। काला बच्चा, गोरा बच्चा, है ना, इस धर्म का बच्चा, उस धर्म का बच्चा, इस जाति का बच्चा, उस जाति का बच्चा, सामान्य बच्चा, अपंग बच्चा, दिव्यांग बच्चा हो सकता है। किसी बच्चे की जो है किसी बच्चे के पैर में इशूज हो सकते हैं, हाथ में इशूज हो सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? अब मेरी बात, हाँ अब मेरी बात को समझो। ऐसी ही वही समावेशी शिक्षा है जहां पर एक ही छत के नीचे हर तरह का बच्चा पढ़ रहा है, वो भी किसके? बिना भेदभाव के, बिना धर्म का भेद, बिना जाति का भेद, बिना भाषा का भेद, बिना रंग का भेद। सामान्य बच्चे के साथ अगर कोई विशिष्ट बच्चा, यदि कोई दिव्यांग बच्चा साथ में पढ़ रहा है, वही क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन। अमृता अगर नहीं हो रही तो उस पर बात करेंगे, अभी हम जिस पर बात करेंगे उस पर देखते हैं। ठीक है प्यारे साथी, ऐसी शिक्षा जहां हर प्रकार के बच्चों को एक ही नियमित स्कूल में पढ़ाया जाता है। एक ही नियमित स्कूल में हर तरह के बच्चे, प्रश्न क्या है, हर प्रकार के बच्चे। सामान्य बालक के साथ यदि विशिष्ट बच्चा है, यानी कमजोर बच्चा हो सकता है, प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है, सामान्य बच्चा हो सकता है, सामान्य के साथ दिव्यांग बच्चा है, अपंग बच्चा है, वो ही हमारा क्या है? समावेशी शिक्षा है। यानी सबका साथ सबका विकास वाली बात, यही ट्रिक आपको याद रखना है। हर बच्चा बिना जाति धर्म भेदभाव के पढ़ सके, और वही टीचर का एक दायित्व है। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट। एनसीईआरटी की परिभाषा क्या कहती है, यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी की एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आपको समझना जरूरी है। एनसीईआरटी की जब हम बात करते हैं तो परिभाषा क्या है? धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव। बस इसको अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। बिना भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। बोलो क्लियर है? समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। हाँ, मोनिका वर्मा कह रही हैं कि सर जीन पियाजे और लर्निंग डिसेबिलिटीज का पीडीएफ। राहुल पांडे लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे, ज्यादा है। मैं आज डेट ले लेता हूं, लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे। मैंने उनको फाइनल भेज दिया है, फाइनल मैंने भेज दिया है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम बात करते हैं इस चीज को तो आपको समझना चाहिए। ठीक है भैया, चलो अब हम अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे। और अगली स्लाइड पर हाँ, क्या हम बता क्या रहे थे आपको? अच्छा, मोनिका जी का कमेंट था कि ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरी स्लाइड लगाते हैं। मोनिका जी का कमेंट, मोनिका कह रही है कि पियाजे का पीडीएफ नहीं है। पियाजे का पीडीएफ मोनिका जी लगा हुआ है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का पीडीएफ नहीं है, लर्निंग डिसेबिलिटीज का पीडीएफ लगा हुआ है। अब मुझे बताइए क्या समस्या है? या मेरी आंखों में इशूज हो सकते हैं, या तुम्हारी आंखों में इशूज हो सकते हैं। आगे चलूं मैं? ठीक है ना? तो इसलिए सारे चीजों को अच्छे से चेक करके, सारे अच्छे से चेक करके तब बोला करो। ठीक, बहुत बढ़िया। और एक और बधाई देना चाहता हूं आपको। हम गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के प्ले स्टोर पर 1 मिलियन का है। 1 मिलियन का मतलब है प्ले स्टोर पर बड़ा मुश्किल में होता है। उन सभी की भी बधाई आपको, 1 मिलियन। और हो सके ना तो प्ले स्टोर पर जाकर रेटिंग गुरुजी वर्ल्ड को कर दिया करो, जैसे और भी लोग देख आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि समावेशी शिक्षा में क्या है, सामान्य प्लस दिव्यांग एक साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वही समावेशी है। मानसिक प्रगति का समान अवसर मिल जाता है और एकता, भाईचारा और समानता की भावना क्या हो जाती है? डेवलप होती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्ट क्या है कि
अन्य प्रमुख आवश्यकताएं क्या कि इंक्लूसिव एजुकेशन की नीड क्यों हुई। अगर आपको नीड की बात करते हैं तो समझो, एक तो यह है कम खर्चीली प्रणाली, दूसरा क्या है लघु समाज, यानी माइक्रो सोसाइटी। ये है कि अलग विशेष स्कूल की तुलना में लागत कम आती है, जिससे हर बच्चा एक छत के नीचे बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर सकता है, बिना किसी भी भेदभाव के, बिना किसी ज्यादा खर्चे के, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्कूल एक छोटे समाज की तरह काम करता है, नैतिकता, प्रेम, सहानुभूति और आपसी सहयोग बढ़ता है, क्योंकि अब देखो गांव का प्रधान भी होगा, गांव के जितने रसोईया भी होंगे, है ना, बच्चे भी गांव से ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है 2 पॉइंट हमेशा याद रखो कि 1 to 5 का जो प्राइमरी स्कूल होता है वो बच्चे के घर से दूरी होना चाहिए 1 किलोमीटर, यानी जो बच्चा होता है 1 to 5 का तो उस दायरे में होना चाहिए, इसे एडमिशन में बच्चे को 1 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़े, ये दायरा है। और यही 6 to 8 में अगर आप जूनियर में अध्यापक अध्यापिका है किसी विद्यालय में, तो उस बच्चे का जो दायरा होता है, जो आपके स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसका जो दायरा है वो 3 किलोमीटर का होता है। तो जूनियर में जो बच्चा जाएगा उसके घर की दूरी है 3 किलोमीटर, और 1 to 5 में प्राइमरी में 1 किलोमीटर। तो वो एक क्या है ना, वो एक दायरा ही है, वो एक समाज है, वो एक क्या है, माइक्रो सोसाइटी है, जिसके अंदर आपको हर व्यक्ति मिल जाएगा, और हर व्यक्ति चाहे वो रसोईया हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो आने वाले, हर तरह का यही क्या है ना, ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया, समझ गए ना। तो ये हमारा रूल आपको याद रखना, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। समावेशी स्कूल असली समाज का एक आईना है जिसमें आपसी सहयोग बढ़ता है। विशेषताएं क्या है, अब यहां कैरेक्टर की बात करेंगे, सभी छात्रों में सक्रियता, मुख्य बिंदु क्या है, जिससे हर बच्चा एक्टिव हो सकता है। दूसरा, संवेदनशील बनाना, यानी कोई बच्चा दबे नहीं, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो जाति आधार पर दब जाए, धर्म के आधार पर दब जाए, या टीचर ही भेदभाव करने लगे, और यदि भेदभाव करेगा तो डरेगा, यानी दब जाएगा, और बच्चा डरेगा भी, क्योंकि वो उतना एक्टिव नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए, और जब दबेगा, एक्टिव नहीं होगा, तो वो अपने डाउट्स को पूछेगा नहीं, और वही दबाव उसको हर कक्षा में कक्षा बाई कक्षा उसको कमजोर बनाता जाएगा। सृजनात्मकता का विकास हो जाता है, क्रिएटिविटी यानी डेवलप हो जाती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे साथ में काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ में काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, जयप्रकाश पटेल आपका हो जाएगा, आप अपने दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आपने अभी करा और तुरंत हो जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं होता है, एक शाम और सुबह का समय लगता है, लगभग 12 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, थैंक यू दोस्तों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दूसरा क्या, सहयोगात्मक भावना व समायोजन, सहयोग की भावना, जब साथ में पढ़ते हैं तो सहयोग की भावना विकसित होती है, डेवलप होती है। जरा एक बार हमें क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में किसके प्रचार वाक्य हो सकते हैं। कौन से प्रचार वाक्य, सभी के लिए कौन से ऑप्शन, सशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा या पृथक शिक्षा, बताओ, कमेंट करो। हाँ, ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल सही बात है कि इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूं कि आरटीई एक्ट, जब आरटीई एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल पढ़ेंगे, परेशान नहीं होना। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है, तो 45 घंटे का काम होता है। ये आपने दिमाग में बैठा लेना, इसका आंसर ऑलरेडी डन है। इसी के तहत हम आगे जब बढ़ते हैं तो मुझे कुछ और क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे अब आप फिर हमें बताएंगे कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु के लिए लागू है। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं, क्या मैं बोलूं, अगर मैं आपसे यहां पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूं, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो, चलिए, ठीक है, बहुत सुंदर, चलो, ठीक है, ओके। चलिए, देखो, आवाज बड़ी बढ़िया है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ रहा। इस स्लाइड को पूरा एकदम खोल के रख लेना माइंड में। निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है, खैर आगे आपको जब आरटीई पढ़ाऊंगा तो उसमें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो बनने वाले टीचर्स हैं, उनके लिए यहाँ से कॉन्सेप्ट खूब भर भर के आएंगे। देखो, निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों, ये एक्चुअल में किसकी देन है, आरटीई एक्ट की देन है। पहला पॉइंट है कि आरटीई एक्ट जो आया है वो 2009 में आया। इस आरटीई एक्ट 2009 में जब आया तो ये लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को, यानी 2010 मानो। तो निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार है वो कितने वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कितने वर्ष के बच्चों के लिए मिलता है, कोई मुझे बताएगा। तो ये अधिकार है दोस्तों 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, कितने, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है ना, 14 वर्ष। लेकिन अगर यही बात मैं यहां पर थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं कि इसमें दिव्यांग बच्चे जो हैं, दिव्यांग बालकों के लिए क्या ये अधिकार रहेगा, तो ये बढ़कर हो जाता है दोस्तों 6 से 18 वर्ष, ठीक है। यही बात दोस्तों यहां पर एक और पॉइंट लेकर आती है कि जब आप निःशुल्क शिक्षा की बात करते हो तो इसका आर्टिकल क्या रहा होगा, अनुच्छेद क्या रहा होगा, कोई मुझे बताएगा इसका आर्टिकल क्या रहा होगा। ये अगर आया है तो इसका संविधान संशोधन क्या रहा होगा, संविधान संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत अगर ये है तो वो क्या रहा होगा। देखो देखो, अगर मैं बात करता हूं अनुच्छेद, तो ये आर्टिकल 21A के तहत आया, और यह आर्टिकल 21A के तहत आया तो संविधान संशोधन जो 86वां है, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। ये कहीं ना कहीं पूरा करने के बाद, यानी इतनी डिटेल आपको जान लेनी है, ये खैर डिटेल बहुत कम है लेकिन इतना पता होना चाहिए।
आरटीए एक्ट जब आता है तो भारत 135वां देश बन जाता है जो शिक्षा के अधिकार को पूरा करता है। और मनमोहन सिंह की जब सरकार होती है तो वो इस आरटीए एक्ट 2009 को लेकर आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कैसे हैं? ठीक है, ओके। चलो भाई अगले फैक्ट पर बढ़े। सोनू, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी चीजें आपको दिमाग में बैठा लेनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? अभ्यास प्रश्न, रिवीजन टेस्ट में आप थोड़े से और पॉइंट पर आ जाओ। प्रश्न नंबर 3, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसके लिए लागू होता है? कमेंट फास्ट। 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 और 6 से 12। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, विशेष स्कूल में जाने की सलाह, और डी यानी प्रवेश परीक्षा लेना। ध्यान रखना है, कभी बच्चे को अलग नहीं करना है, प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है, क्योंकि आजकल ली जाती है, कोई नहीं। विशेष स्कूल में आपके विद्यालय में आए तो आपके विद्यालय में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी है, ठीक है। तो ये बात दिमाग में आपको बैठा लेनी है। यही आपको पॉइंट को और नोट कराने की कोशिश है। देखो, जब भी आपसे बात करते हैं समावेशी शिक्षा, तो जब आप समावेशी शिक्षा की बात आप करते हो तो आपको दो बिंदु और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं। समावेशी शिक्षा में क्या है कि समावेशी शिक्षा में मैंने आपको बोला कि सामान्य बच्चा जो होगा, सामान्य बालक है, उस सामान्य बालक के साथ में आपके कौन कौन से बालक रहेंगे? एक तो आपका विशिष्ट बच्चा रहेगा, यानी विशिष्ट का मतलब हो गया, विशिष्ट बालक का मतलब ये हो गया कि वो विशिष्ट बालक जो प्रतिभावान भी हो सकता है, वो और भी कैटेगरी में हो सकता है। उसके साथ ही वो बच्चा हो सकता है कि व्हील चेयर वाला बच्चा हो सकता है कि वो दिव्यांग बच्चा हो, अपंग बच्चा हो, डिसेबिलिटी से पीड़ित हो, दिव्यांग बालक भी हो सकता है। मेरी बात को समझ गए थे? ये समावेशी शिक्षा में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये याद रखना हमेशा के लिए कि जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में बालक को ना तो विशेष विद्यालय में भेजें, ना तो विशेष विद्यालय में भेजें, और ना ही क्या, ध्यान दीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है, ना ही एक दूसरे से अलग करें। अलग करें मतलब अलगाव तो बिल्कुल मान्य नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कि दो दो ग्रुप पे बना दिए बच्चे, ऐसा भी मान्य नहीं है। ऐसा भी मान्य नहीं है कि बच्चे को, कमजोर बच्चों को अलग ग्रुप बना दिया और होशियार का अलग बना दिया, तो ये भी तो भेदभाव है। दूसरा फैक्ट प्यारे साथी यही समझ लो कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो मैं बात कर रहा हूं, अगर समूह बनाने हैं, समूह अगर बनाने ही हैं, पहली बात तो बनाने नहीं है कि समूह ग्रुप में बच्चों को बांट दो, पर अगर ग्रुप में बच्चों को बांट दिया, ठीक है, हाँ, अगर ग्रुप में बच्चों को बांट दिया तो वो ग्रुप कैसे बनाने हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेशी शिक्षा में अगर समूह भी बनाने हैं, जैसे समूह रीना, टीना, सोहन, मोहन, दीपा, है ना, कुछ भी आपके, और ऐसे ही एक समूह कोई और बना लिया, तो समूह बनाने हैं वो कैसे होने चाहिए? मिश्रित, है ना, मिश्रित बच्चों के समूह बनाने। यानी जो मिश्रित का मतलब यहां पर यह है कि जो ऐसे बच्चे जो कमजोर भी हों, जो तुम्हें पता हो, उस बच्चे को ना पता हो, तुम्हें तो पता होगा यार, तुम टीचर हो, तुम्हें पता होगा कि ये कौन कर लेगा। हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को बताते तुम तो बेवकूफ हो यार, तुम कर ही नहीं पाओगे, देखो उसको होशियार, उसी को 10 साल कक्षा 1 2 3 4 5 6 7, उसी को, ये बच्चा हमारे क्लास का होशियार बच्चा है, उसी को जो अवार्ड दे रहे हो। कैसे हम पीछे जूनियर में पढ़ने वाले जो टीचर है, प्राइमरी में पढ़ने वाले जो टीचर है, वो भी ध्यान समझो। मैं आपसे कहता हूं कि कैसे जो बच्चा तुम्हें पता है कि कमजोर है, उसे हम कैसे निकाले बाहर, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आजकल देखते हैं जो यूपीएस में है अभी शामिल, अब वो उनसे अगर कुछ कहो ना, ये क्योंकि मैं उसी चीज से होकर गुजर के आया हूं, उम्र भले ही आपकी थोड़ी ज्यादा हो, तो अगर आप ये देखो कि जहां पे आपको तो पता है ना, आपको पता है बच्चों की क्या वीकनेस है, आपको सब कुछ पता है। अब यूपीएस वाले जो बहुत सारे विद्यालय में क्या करते हैं, बहुत सारी मैडम जो है लिपस्टिक लगा के जाएंगे और बच्चों से क्या है ना, झाड़ू लगवाएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है, यदि आप ऐसा करवाते हैं और आपको पता है कि हाँ मैं तो यार ऐसा करवाता हूं बच्चों से, ये गलत है, ये गलत है। मेरी बात को समझो, तो जो गलत है वो गलत है। इवन एक सेकंड के लिए हो सकता है कि ये आने वाला, ये जो पढ़ने वाले, आप लोग पढ़ रहे हो सकता है, तो मैं आपसे पहले कहता हूं कि आप मुझसे पढ़ नहीं रहे हो, मैं आपको बैक सपोर्ट दे रहा हूं, एग्जाम आपका क्लियर करवा दूंगा। मैं आपसे ये कहता हूं सिंपल सा, हो सकता है कि आपके माइंड में आए कि फालतू का ज्ञान दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बात गलत है। वो नन्हे वैज्ञानिक, नन्हे बालक हैं, उन्हें जितना हो सके उनकी नींव को मजबूत करो फॉर यूपीएस। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। चलो, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, अब यहां पर आपका टेस्ट नहीं है, अब यहां पर यह है कि क्या जो मैंने टिक लगाया है वो सही टिक है या नहीं, सही टिक है या नहीं। हाँ ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो आप लोगों पर नहीं, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि एक पुलिस वाला खराब होता है तो पूरी पुलिस को गालियां पड़ती हैं, एक टीचर खराब होता है उसकी वीडियो वायरल होती है तो सारे टीचर निकम्मे होते हैं, चाहे वो आप कितनी भी मेहनत कर लो, और समाज यही कहेगा ये ससुरा जो है फ्री की तनख्वाह लेता है। कहते नहीं होंगे लोग, आप कितनी भी मेहनत करो। मेरी बात को समझो ना। अब मेरी बात को यहां पर आ जाओ, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। स्थिर का मतलब बिल्कुल जैसा है वैसा नहीं, इस तथ्य को अनदेखा कर समान व्यवहार करना चाहिए कि भाई पढ़ाते समय शिक्षक, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस तथ्य को अनदेखा कर समान व्यवहार करना चाहिए। एकल अभिभावक हो सकता है कि एकल अभिभावक का मतलब यहां पर है वन पेरेंट, जिसकी माता है, जिसका पिता है केवल,
तो उसको भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि किसी का सोर्स आ गया है, मेरे बच्चे को बड़ा ध्यान से रखना है। मेरी बात को यही यूपीएस वाले भी समझ रहे हैं, यही जिनकी नौकरी भी लगने वाली है, यही भी समझ ले कि मेरे बच्चे को विशेष ध्यान देना। तो जो और 50 कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें 49 बच्चे जो होंगे वो उनके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी, वो आपके प्रिय हो ही नहीं पाएंगे कभी। तो इसका मतलब यह है कि इस तथ्य को अनदेखा कर समान व्यवहार करना चाहिए, और यही दोस्तों ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। जो मेरे को ट्रेनिंग में सिखाया जाता था वही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको इसके बारे में और ज्यादा अनुभव हो, है ना। चलो, तो हमें क्या है, हम कहते हैं कोई पेरेंट्स ना हो, एक भी ना हो, तो जब हम किसी बच्चे को पढ़ाएंगे तो हमारे साथ वो टास्क है कि हमें समान व्यवहार करना है, ये नहीं कि इसके लिए ज्यादा तो उसके लिए कम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, यानी जो समझाती का मतलब है आयु, यानी समझाती यानी एक ही इक्वल, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार विसमझाती है, तो हम कहेंगे कि आयु के अनुसार ये वाला विकल्प सही है। क्लियर है, बहुत सारी चीजें। समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, अंतिम कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। एक समावेशी कक्षा वह है जहां, अब ये क्वेश्चन आपको मारना है, कमेंट फास्ट करो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बताइए। चांदनी जी, अर्चना जी, रितु जी, नुसरत जी, ज्योति रावत, जितने भी लोग हैं, सुमन बहुत बढ़िया, आरती बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से समझ आए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा अभी। साधना जी, हाँ ठीक है, अंजू जी ओके, शबीना खातून, मालती तिवारी ठीक है, अमरीश, सुनील जी बहुत बढ़िया, जीतू जी, प्रवीण, संजय जी, स्वाति बहुत बढ़िया, अखिलेश समझ आया आपको, रमा, विकास, रचना समझ आ रहा, तृप्ति बहुत बढ़िया, विनोद जी बहुत सुंदर, क्या बात है, निधि बहुत बढ़िया। जितने भी लोग हैं वो मेरे को बताओ समझ आ रहा है। इसका आंसर खुद ढूंढने का मतलब है, एक बार ढूंढा आपने, चलो मैं कोशिश करता हूं। आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है, विद्यार्थी केवल अनुमोदित पुस्तकों को से पढ़ते हैं, समस्याओं के समाधान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविध पूर्ण व सार्थक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, माफी चाहेंगे, परिवेश लिखा है। कुल मिलाकर रिपीटेशन, जो आकलन है वो रिपीटेशन मोड नहीं, विद्यार्थी केवल अनुमोदित गलत सार्थक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण हो सकता है। एक तो सी ऑप्शन हो सकता है, एक डी ऑप्शन हो सकता है। अब मेरी बात को समझो, समस्याओं के समाधान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविध पूर्ण व सार्थक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। इस क्वेश्चन की जब भी हम बात करते हैं तो याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो सी नंबर और डी नंबर दोनों ही सही होंगे, ध्यान दो। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हो, बोले कि सर एक ही ऑप्शन की तरफ, ये क्वेश्चन आपके टेस्ट के पर्पस से नहीं, मैंने खुद ही ऐसे ऑप्शन सेट करे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक ही आंसर होगा सही। अब जब यहां पर हमें कोई एक आंसर सबसे पॉजिटिव लगाना है, तब क्या लगाएंगे कि समस्या के समाधान में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, ठीक है, और अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए विविध पूर्ण व सार्थक अनुभव हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं, तब हमारा डी ऑप्शन चला जाएगा। बोले सर क्यों क्यों आपने नहीं सी लगाया? सी मैं इसीलिए नहीं लगा रहा हूं कि जब हर बच्चे के लिए परिवेश का निर्माण हो जाएगा तो ये बताओ बच्चा अपने आप सक्रिय हो जाएगा, तब अपने आप डी हो जाएगा। इसलिए विकल्प इस क्वेश्चन का अगर एक बताना है तो डी विकल्प सबसे बेस्ट विकल्प है। क्या सर दो ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो आए? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आए हैं और बच्चा कंफ्यूज होता है, दो आंसर तो कट जाते हैं पर दो में कंफ्यूजन होता है। उसी स्थिति वाला सवाल ऐसा है, ये ऐसा पूछा गया है। मेरी बात को समझ गए ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। मोनिका जी तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, चलो ये बात समझ गए ना? इस चीज को आपको बता दिया बढ़िया से। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद सारी चीजों को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। समझने की कोशिश करने के साथ जब ये देखेंगे कि परीक्षा में किस तरह के पैटर्न आते हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिला है, बहुत सारा मटेरियल देखने को मिला है, बहुत सारे मटेरियल्स को आपने यहाँ पर पढ़ा है। और जब भी इस तरह की बात होगी तो समावेशी में केवल एक चीज, सामान्य वाले प्लस विशिष्ट वाले प्लस दिव्यांग वाला प्लस बराबर क्या है? समावेशी शिक्षा। मेरी बात को समझ गए? समावेशी शिक्षा बस इतनी ही सी थी, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब मेरी बात को समझ गए? ठीक है, तो जो लोग अभी, हाँ एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट में क्लास लेट हो रही है, आपसे मेरा माफी चाहूंगा, मैंने आपसे पहले बोला है 20 तारीख तक, यानी जो आने वाली 20 तारीख है, इस तक मैं फ्री हो जाऊंगा। 2-3 दिन की बात है ना, 2-3 दिन की बात है, आराम से हो जाएंगे। बाई टी भी बहुत तेजी से चलेगा और सब कुछ है ना। और जहां पर मैं लगा हूं, मैंने आपको बताया था कि हम एक मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, और उस मंदिर के निर्माण में हम आप जितने भी धार्मिक लोग जुड़े हुए हैं, वो किसी भी धर्म के हों, हमारे हिंदू, हमारे मुस्लिम, हमारे सिख, हमारे ईसाई, हम कभी भेदभाव नहीं करते। उम्मीद करता हूं आप भी नहीं करते होगे, क्योंकि आप हमारे यहाँ बसते हो। और हम उसका निर्माण करा के सबसे पहले यही मांगने की कोशिश करते हैं, करेंगे कि कुछ भी हो जाए, दो चीजें हम हमेशा उनसे मांगते हैं, ऊपर वाले से दो ही चीजें मांगते हैं। एक तो मैं जिसे पढ़ा रहा हूं या मैं जिसके सपोर्ट पे हूं वो बनवा रहा हूं, इतना मैं बता सकता हूं।